Hello, good morning students once again. Today we are going to learn second part of MBO, Management by Objectives. In previous video we have learned management by objective means setting goals for all managerial activities is known as MBO. उद्देश्य द्वारा प्रबंध का तात्पर्य है प्रबंध के सभी क्रियाओं में लक्ष्य का निर्धारण करना. Mr. Peter F. Drucker have developed this philosophy or new technique. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखी थी, इसका नेचर देखा था प्रकृति, और इसके लाभ देखे थे कि संगठन को उसके क्या क्या लाभ हैं. इस वाले पार्ट में हम देख रहे हैं एडवांटेजेस टू सुपीरियर एंड एडवांटेजेस टू सबॉर्डिनेट. संगठन के अलावा अधिकारियों को इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और अधीनस्थों को इसके क्या लाभ होते हैं. अधीनस्थ मतलब कर्मचारी. अधिकारी टॉप लेवल मैनेजर्स भी हो सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी हो सकते हैं. इन्हें क्या क्या लाभ है. अगर किसी भी संगठन के अंदर में संगठन में ऑब्जेक्टिव्स का सेटिंग होता है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो अधिकारियों को, दैट इज़ फैसिलिटेट्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट. अधिकारियों को पता होता है कि हमें अधीनस्थों को क्या टारगेट देने हैं, उनका अच्छे से मार्गदर्शन कर पाते हैं, उन्हें निर्देश दे पाते हैं. उन्हें भी क्लियर पता होता है कि इस क्या टारगेट्स हैं और वो अपने अधीनस्थों को भी अच्छे से बता पाते हैं कि उनको उनके क्या टारगेट्स कंप्लीट करने हैं. दिस टारगेट्स कैन बी डिवाइडेड अमंग स्मॉल यूनिट्स. अनदर बेनिफिट इज़ बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग सबॉर्डिनेट परफॉर्मेंस. उद्देश्य का निर्धारण होने से कार्य की नियुक्ति एक बेहतर तरीके से हो पाती है और उसे जजमेंट करने का, उसे निर्धारण करने का एक अलग माप का अधिकार तैयार हो जाता है. जैसे अगर मैंने आपको टारगेट दे दिया है कि आज आपको ये कार्य शाम तक कंप्लीट करना है, तो इस MBO को, इस ऑब्जेक्टिव सेटिंग को मैं अपने अधीनस्थों के कार्य निष्पादन का आधार भी मान सकती हूँ अगर उन्होंने ये कार्य संपादित कर लिया है तो. अनदर वन बेनिफिट इज़ मोटिवेट सबॉर्डिनेट टू अचीव गोल. जब एक अधिकारी को पता है, एक टीम लीडर को पता है कि इस साल मुझे 10% गोल्स ज़्यादा अचीव करने हैं लास्ट ईयर से, तो वो अपने अधीनस्थों में इसे अलग अलग ब्रेकअप कर देगा. जैसे हर टीम मेंबर को दे देगा, तुम्हें इस साल 20% ज़्यादा करना है, तुम्हें इस साल 15% ज़्यादा करना है, जिसकी जैसी योग्यता. तो उस तरीके से सभी लोग अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रयास करेंगे और यही उनके लिए अभिप्रेरण का कार्य भी करेगा. नेक्स्ट इज़ हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स विद ग्रुप एफर्ट्स. जब एक अधिकारी अपने कई सारे कर्मचारियों को लिए उद्देश्य का निर्धारण करता है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य को इस प्रकार निर्धारित करता है कि वह एक समूह का लक्ष्य बन जाए. जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, इंडिविजुअल का जो गोल है वो किसी भी डिपार्टमेंट के गोल से अलग नहीं हो सकता, वो उसके अंदर ही समाहित होता है. तो इस तरीके से ये एक परिणामोन्मुखी विचारधारा है, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने टारगेट्स को अचीव करना होता है और प्रत्येक व्यक्ति के अचीव्ड टारगेट किसी एक पूरे संगठन के टारगेट से मैच होते हैं. देन सबॉर्डिनेट्स, एडवांटेजेस टू सबॉर्डिनेट्स. उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का अधीनस्थों को क्या क्या लाभ है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स टू सबॉर्डिनेट्स. वेरी फर्स्ट इज़ ईजी टू अचीव गोल. प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि मुझे क्या करना है. अधीनस्थ को, कर्मचारी को पता है मुझे शाम तक ये काम करना है. दैट इज़, उसको सिर्फ अपने काम पे टारगेट करना है, बाकी संगठन का जो गोल है वो अपने आप अचीव हो जाएगा. देन एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतुष्टि में वृद्धि. हर व्यक्ति अगर सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान देगा, अपने टारगेट्स पे ध्यान देगा, तो उसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, वो और ज़्यादा अभिप्रेरित होकर काम कर पाएगा. आत्मनिर्देशन व नियंत्रण को प्रोत्साहन, एनकरेज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल. उसे बाकी के बारे में, रेस्ट ऑफ द पीपल के बारे में नहीं सोचना. ये काम करने का अधिकारियों का काम है कि उसे सबको क्या टारगेट देना है. उसे सिर्फ अपने काम पर, अपने टारगेट पर ध्यान देना है कि मुझे कितने समय तक क्या कार्य संपादित करना है और अपने गोल को कैसे अचीव करना है. प्रमोट्स इनिशिएटिवनेस एंड इनोवेटिव आइडियाज़. जब एक अधिकारी किसी कर्मचारी को भी अपने अंदर समाहित करता है, मिलाता है कि बताइए इस बार क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं, और जब इसमें उसका भी पार्टिसिपेशन मांगा जाता है राउंड द टेबल, अगर अधिकारी अपने अधीनस्थों को बोले कि तुम मुझे इसके बारे में आइडिया दो कि हम इस बार इस काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं,
और अगर कर्मचारी भी उसमें अपना आइडिया देता है, कुछ इनोवेटिवनेस, कुछ इनिशिएटिव लाता है, तो वो मान के चलिए वो अपना 100% देगा, क्योंकि अब इसमें उसका भी आइडिया शामिल है. देन डेवलप्स कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. एक अधिकारी और कर्मचारी के संबंधों में मधुरता आती है, ज़्यादा निकटता आती है. जब अधिकारी किसी कर्मचारी से डिस्कस करता है किसी बात को, तो उनके संबंधों में निकटता आती है, मधुरता आती है, और कर्मचारी भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का एक हिस्सा, एक पार्ट समझने लगता है. These are the advantages of MBO to different sectors, like to organization, to superior and to subordinate. एक बार हेनरी फ्योल की डेफिनेशन को हम फिर से देखते हैं, पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन को देखते हैं. MBO is regarded as a system for improving performance. Again I highlighting the word improving performance. जो पहले किया है उससे बेटरमेंट के लिए, बोथ द इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड एंटरप्राइज. पर्टिकुलर किसी एक कर्मचारी की बात हो रही है, एक सबॉर्डिनेट की बात हो रही है, एज वेल एज होल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एट द कॉरपोरेट, बड़े संगठन, डिपार्टमेंटल, विभागीय, एंड इंडिविजुअल, व्यक्तिगत मैनेजर्स लेवल. प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर उसका उद्देश्य निर्धारण, उसके विभाग के उद्देश्य का निर्धारण, और फिर एक संगठन के उद्देश्य निर्धारण को अचीव करना पूरे संगठन की सफलता का आधार है. आफ्टर हैविंग द मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड एडवांटेजेस ऑफ MBO, वी हैव गोन थ्रू द लिमिटेशन ऑफ MBO. उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमाएं या उसकी कमियां. ये वो चीज़ है कि अगर उद्देश्य द्वारा प्रबंध को हम अप्लाई करते हैं तो ये डिफ़िकल्टीज आ सकती है हमारे सामने. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिफ़िकल्टी ऑफ सेटिंग गोल. इतना आसान काम नहीं है गोल सेट करना. क्या आप अपने 12th के लिए गोल सेट कर पाएँ कि मुझे कितना परसेंटेज लाना है, या मुझे कितने मार्क्स लाने हैं बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में, या मुझे फ्यूचर में अगले आने वाले 3 सालों के लिए कौन सा कोर्स करना है. गोल सेट करना सिर्फ बोलने में आसान है, लेकिन गोल सेट करने में सच में बहुत कठिनाई होती है, खास तौर पे उन संगठनों में जहाँ पर बड़े संगठन या ज़्यादा लोग हैं. नेक्स्ट, सेकंड, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन. संतुलन व समन्वय में कठिनाई. उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कठिनाई होती है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होना. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक बहुत बड़े डांस शो में अगर 10 जने हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना कोई मुश्किल काम नहीं है. उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, रिजल्ट्स भी आएंगे, एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारे सामने आ सकती है. बट अगर एक बहुत बड़े स्टेज शो में 100 से ज़्यादा कलाकार हैं, तो आपको लगता है क्या उनके मुश्किल नहीं है, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ी कठिनाई आ सकती है. तो उसी तरीके से बड़े संगठनों में जहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, उन सभी के गोल सेट करना, उनके गोल्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. देन थर्ड लिमिटेशन इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीय. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गोल सेट कर लिया है तो नो चेंजेस पॉसिबल. फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट कर लिया कि भाई हमें इस साल इतने एडमिशन्स लाने हैं, फॉर एन एग्जांपल आर स्कूल, कि हमको इस बार 200 एडमिशन्स स्कूल में लेकर आने हैं, तो ये हमने गोल सेट कर लिया, हम लोगों ने अपने अपने टारगेट भी देख लिए. लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल या कोई एमरजेंसी आ गई, जस्ट लाइक कोरोना, तो क्या आप इसमें चेंजेस पॉसिबल कर सकते हैं? और अगर चेंजेस पॉसिबल किए तो भी क्या टारगेट्स अचीव हो पाएंगे? नो. एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में अपनी जगह जा कर के ही रुकेगी, अपने प्रयासों को पूरा करने के बाद ही रुकेगी. दैट आर नॉट चेंजेबल एट एनी स्टेप. देन अनदर वन लिमिटेशन इज़ लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स. कहने के लिए बहुत आसान है कि एक ही टेबल पर बैठ करके राउंड द टेबल टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स गोल सेट करते हैं, मिलजुल करके आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, कमिटमेंट होता है. बट टॉप लेवल मैनेजर्स की ईगो हर्ट हो सकती है, उनका सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, वो समर्थन नहीं देते हैं, उनकी ईगो हर्ट हो सकती है या उनका रोल डिफर कर सकता है. देन अनदर लिमिटेशन इज़ एक्सेसिव प्रेशर ऑन सबॉर्डिनेट. अल्टीमेटली सारे गोल अचीव करने का जो प्रेशर है, जो टारगेट है, वो कर्मचारियों पर ही पड़ता है, और कर्मचारी इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेकर के नेगेटिव लेते हैं.
तो इस वजह से भी MBO फेल हो सकता है, हो जाता है। देन अनदर, लैक ऑफ सूटेबल इंसेंटिव्स। जब सबॉर्डिनेट्स पे एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है, उन्हें उसके मुताबिक अगर इंसेंटिव्स का मतलब होता है जो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, बदले में जो उनको मिलता है पारिश्रमिक, इन रिटर्न रेम्यूनरेशन, अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तब भी MBO सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जितने एफर्ट्स करूँ अल्टीमेटली मुझे इतना रिवॉर्ड या इतना रिटर्न तो मिले। आप अगर दिन में 6-6 घंटा पढ़ते हैं या डेली आप जितने भी एफर्ट्स करते हैं उतना आप मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो नहीं मिलता है तो आपके टारगेट्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। देन अनदर लिमिटेशन इज डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो पुराने और संगठन है, जो प्राचीन काल से जो काफ़ी पुराने चले आ रहे हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट टीम वगैरह, तो उनकी विचारधारा या उनकी धारणा ऐसी हो जाती है कि भाई इसमें जूनियर लेवल को इन्वॉल्व करने की कोई नीड ही नहीं है। वहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथों से अधिकार छूटते चले जा रहे हैं, वो किसी और को इन्वॉल्व करना पसंद ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आदेश दें और उन आदेशों की पालना की जाए, वो साथ बैठकर कमिटमेंट की बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से प्राचीन और संकुचित संगठनों में लागू होने में कठिनाई उत्पन्न होती है। एंड अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उद्देश्यों का निर्धारण करना इतना आसान भी नहीं है, और वो है भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे हम प्रत्येक और कर्मचारी पर ध्यान दे पाएँ, और या फिर अधिकारी हर एक व्यक्ति पे ध्यान दे कि वो उसने सुबह आज क्या काम किया, शाम तक कितना काम किया। जिस तरीके से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में संभव नहीं है, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये था हमारा MBO का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन, सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिमिटेशन ऑफ MBO। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मेरा ये वाला लेक्चर और इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर MBO के बारे में जो था वो इसे दोबारा देखिएगा, आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो डाउट्स में आप मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।